आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वरुण श्रीवास्तव, फील्ड हॉकी वरुण यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही अनोखे इंसान को। इस शख्स का नाम है अश्विन श्रीवास्तव और ये एक आर्ट स्टूडेंट है। नाउ मैं आर्ट्स के ऊपर जोर इसके लिए दे रहा हूँ कि आर्ट स्टूडेंट रहते हुए इन्होंने एनडीए का रिटन एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया है और साथ ही साथ एक बार एनडीए से ये रिकमेंड भी हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरिट आउट हो गए। और उसके बाद इन्होंने बीए किया और एलएलबी किया, साथ ही साथ एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर है। और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के साथ ये एक बार फिर से रिकमेंड हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरिट आउट हो गए। लेकिन जोश बहुत है और आगे ये 100% सिलेक्शन इनका हो ही जाएगा, जिस तरीके का इनका जोश है। और आगे बात करेंगे हम अश्विन से। तो अश्विन यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी बड़ी जर्नी के लिए और एक इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पिरेशन क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि आर्ट स्टूडेंट एनडीए एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। तो आप ज़रा हमारे आर्ट स्टूडेंट को बताएंगे कि आर्ट स्टूडेंट या कॉमर्स वालों को बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके दर्शकों को और सभी व्यूअर्स को मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए हार्डली कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल सा एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। कुछ अनोखी बात नहीं है इसमें कि कोई आर्ट स्टूडेंट एनडीए क्लियर नहीं कर सकता, रिटन एग्ज़ाम नहीं कर सकता। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग और डेडिकेशन से हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स होते हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं या कुछ पैटर्न होता है उनका फॉलो करता है यूपीएससी। उसके द्वारा आप कर सकते हो। थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी पर हो जाता है। कई लोग को हो जाता है जो आर्ट्स में होते हैं। कई लोग आरआईएमसी से भी होते हैं, वो लोग का भी 11th-12th जो करते हैं वो लोग का, कुछ लोग अपना मैथ्स लेते, आर्ट्स लेते, वो आर्ट्स रहने के बावजूद भी उन लोग का क्लियर हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं एक एनडीए का रिटन एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरा मुलाकात हुआ था एक मेरे ख़ास दोस्त से जो सैनिक स्कूल से था। उसने मुझे 12th में ऐसा गाइड किया था कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है, एनडीए की तैयारी होती है। फिर मेरा उसमें रुचि बहुत बढ़ा, धीरे धीरे मेरी रुचि उसमें ध्यान होने लगी। फिर मैंने अपना 1 साल पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। 1 साल पहले मतलब 10th में प्रिपरेशन शुरू किया था कि नहीं, 11th क्लास। अच्छा, 11th क्लास से प्रिपरेशन हाँ, शुरू कर 11th दिया। क्लास से शुरू हो गया था प्रिपरेशन। मैं बहुत क्लियर था कि करना है तो करना है, कैसे भी एनडीए निकालना है। 2 बार रिटन एग्ज़ाम 3 बार रिटन एग्ज़ाम निकल गया था, पर एक बार 2 बार तो मेरा स्क्रीन आउट ही हो गया था, पर एक बार फॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस तक जाके रिकमेंडेशन हो गया। पर इसमें मेरा मेन योगदान मुझे लगा कि मैंने अपनी कोचिंग भी की थी। कोचिंग थोड़ा क्या बोलते एसएसबी के प्रोसेस से अवगत तो कराता है, पर आपको कोई स्पून फीड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जिस कोचिंग में ज्वाइन करोगे उसका मेन क्रेडिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये करते हैं कि 500-500 लोग कोचिंग सेंटर में एक साथ पढ़ा देते हैं और उसमें 2-4 रिकमेंड होते हैं और उनको ही क्या बोलते हैं बैनर पे चढ़ा के बहुत एडवर्टाइज करते हैं। मैंने खुद एक कोचिंग किया था जो बालना एकेडमी से था। बालना एकेडमी में मैं 15 दिन था। वहाँ पे सिर्फ कोर्स के बारे में, कोर्स करिकुलम, एसएसबी के बारे में कमर्शियल वे में बताया गया, डिटेल में एक्सप्लेन किया। पर ऐसी कोई ना कोई फौजी ऑफिसर, अगर आप देख लोगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का एक इंटरव्यू अपने खुद के एक्सपीरियंस से, तो एसएसबी वो गए थे और उनसे पूछा गया था कि आप एसएसबी में क्यों सेलेक्ट हुए, तो वो खुद नहीं बता पाए कि क्यों सेलेक्ट हुए वो, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है। एसएसबी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पर्सनालिटी बेस्ड असेसमेंट है। तो उस असेसमेंट में आपको बहुत डिटेली आपको साइकोलॉजिस्ट का क्या व्यू होगा आपकी पर्सनालिटी को लेके, उसके बारे में। तो रैदर देन आप किसी के प्रभाव में आके या कोई कोचिंग सेंटर के इंटेंशन में आके आप गलत ट्रेनिंग कर लोगे तो वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर देगा। अच्छा अश्विन, एक और बात ज़रा मेरे को बताना है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के थे और आपने मैथ्स की प्रिपरेशन कैसा की? बाकी सब तो चलो हो जाता है जीएस की, बट मैथ्स की प्रिपरेशन देखो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। आपको एक्चुअली 600 मार्क का तो आपको जनरल इंग्लिश का होता है पेपर। हाँ। और 300 मार्क का मैथ्स और वो बाकी एप्टीट्यूड वगैरह होता है। तो आपको 900 मार्क के पेपर में एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उसको क्लियर करना होता है। तो आपको अपने मैथ्स के ऊपर ध्यान देते हुए भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए जो इजी क्वेश्चन है, एलिमेंट्री लेवल। देखो आप सीडीएस में जाओगे तो सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे, राइट? हाँ। सारे आर्ट्स मैथ्स वगैरह हर तरीके के बैकग्राउंड के आते हैं, पर एलिमेंट्री मैथ्स होता है। हाँ। पर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एनडीए में +2 का तो मैथ्स आता ही है, पर उसमें कई टॉपिक जो है एलिमेंट्री लेवल के होते हैं। अच्छा, तो आपने एलिमेंट्री पे ज़्यादा फोकस किया? एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो ताकि वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको जो मैथ्स का मिनिमम बेरिंग होता है
उसको आप क्लियर कर लोगे आसानी से। अगर आप एलिमेंट्री पे फोकस नहीं करोगे और सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे तो बाकी का जीके आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको तो मेन इंग्लिश जीके वगैरह आपको स्ट्रांग करना है, बाकी के कंपेयर करें तो आपका ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो तो कोई शक नहीं है। पर फिर भी आपको एक ब्राउनी पॉइंट्स गेन करना है तो आपको क्या उसकी एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उस टॉपिकों को छांट के अपनी तैयारी उस तरीके में जो सीडीएस लेवल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी किया जा सकते हैं, उसी को आप तैयारी के बेस बनाइए। मैथ्स को जो बेस है उसको बनाइए, आपका सीडीएस वगैरह का एग्ज़ाम का बेस बना के आराम से आप इसको डाल सकते हैं। क्योंकि आप सीडीएस का मैथ्स अगर कर लोगे तो हर सीडीएस का मैथ्स भी करना ज़रूरी नहीं है। जो रिपीटेडली आपको देख लेना 5-10 साल के पेपर उठा के तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक ज़्यादा कवर कर रहे हैं एलिमेंट्री मैथ्स में, तो उन चीज़ों को आप सीडीएस के पेपर उठा के भी कर सकते हो, एनडीए के भी पेपर उठा के कर सकते हो। अगर वो क्लियर हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न जो है आराम से क्लियर होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि एनडीए का कट ऑफ कोई हाई लेवल जाता नहीं है। 900 में आपको 300, 305, 310, 320 मैक्सिमम 330 तक कट ऑफ हो जाता है ज़्यादा से। तो 330 तक 900 में लाना बोलते हो आपको तो आप दोनों क्लब कर लोगे तो बेसिकली आपका हो जाता है। अच्छा अश्विन, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो गए जो नॉन साइंस नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं लेकिन फिर भी उनका सपना है कि एनडीए जाए। अब आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है? जैसा आप अभी तक 5 बार एसएसबी जा चुके हैं, जिसमें से 3 बार आप रिकमेंड हो चुके हैं, मेरिट आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं, ऑलवेज जोश तो हमेशा हाई रहेगा। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो लॉ कंप्लीट हुआ है तो मेरे हिसाब से जैक एंट्री वगैरह की भी तैयारी करेंगे। हाँ। मगर आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि एसएसबी को एक पर्सनालिटी साइकोमेट्रिक टेस्ट है। हाँ। मैं वो बालना एकेडमी के अलावा मैंने एक साइकोलॉजिस्ट हैदराबाद में वो जो है अभी प्रेजेंटली हैदराबाद में बेस्ड है, वो सीनियर साइकोलॉजिस्ट है इलाहाबाद में वो, और उनका जो है आपको आश्चर्य होगा सुन के कि वो लोगों ने उन्होंने जो नए जीटीओस आईओस और साइकोलॉजिस्ट है उनको उन्होंने डीआरडीओ में ट्रेन किया। अच्छा, मतलब ट्रेनर का क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर का ट्रेन द ट्रेनर। हाँ, ट्रेनर। तो उस तरीके है उनके अंडर में मेरे को बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मैंने उनके अंडर में ट्रेनिंग गाइडेंस लिया जो बहुत ज़्यादा प्रभावी था मेरे लिए। क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें इंसाइट बताई है बहुत लोग को पता ही नहीं होती है, 99.9% लोगों को, कि अंदर असेसमेंट किस चीज़ का हो रहा है। अच्छा, तो अभी जैक एंट्री इन द सेंस आपको ओटीए ज्वाइन करना है? हाँ, ओटीए वैसे तो जैक एंट्री में ओटीए ही होता है। हाँ। उस हिसाब से चलते हैं आगे का प्लान। और आगे क्या प्लान है? अगर चलो ओटीए में हो जाता है आपका तो आगे कौन सी रेजिमेंट में ज्वाइन करना चाहोगे? रेजिमेंट नहीं होता है, ओटीए में जैक ब्रांच डायरेक्ट जाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट जैक जैक। ब्रांच तो वो लोग किसी रेजिमेंट से अटैच नहीं नहीं होते? होते। वो लोग का अपना अपना, अगर कोई चाहता है तो प्रोविजन के लिए पैरा वगैरह जा सकता है, पर यूजुअली वो लोग अपना जैक ब्रांच में अपना काम करते हैं। तो मगर मैं इंसिस्ट करूंगा आपको कि वो साइकोलॉजिस्ट के जो साहब थे, अब जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी साहब उनका नंबर आप शेयर करना चाहोगे कि आपसे कांटेक्ट करें? लेटर आप कमेंट्स में आपके लोग अगर कोई पूछेंगे तो मैं ज़रूर उनका शेयर करूंगा। और आपको आश्चर्य की बात ये होगी कि अब प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के सोमेश कुमार जी और उनके वाइफ, वो दोनों वो सर के साथ साइकोलॉजिस्ट थे इलाहाबाद में। अच्छा। उन्होंने बाद में वो ग्रुप बी साइंटिस्ट बोलते हैं, सिविलियन साइकोलॉजिस्ट, ये फौजी साइकोलॉजिस्ट है साहब। और ये दोनों साथ में अपना क्या बोलते हैं सिलेक्शन वगैरह करते थे। और वो सोमेश कुमार साहब को जब आईएएस आ गया अपना प्रिपरेशन के बाद तो अपना तेलंगाना कैडर में यहाँ पे आ गए थे बिहार से। तो अश्विन, और यंग बच्चों को क्या सजेशन दोगे जो अभी 6th-7th में है लेकिन वो मतलब उनका फ्यूचर प्लान है कि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, उनको क्या सजेशन दोगे? मेरा एक ही सजेशन उन लोगों को कि अपना एकेडमिक्स पे फोकस कीजिए। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टीम्स, गेम, स्पोर्ट्स, ये टीम एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपना ध्यान दे और फिजिकली थोड़ा बहुत फिट रहे तो चलेगा, नहीं तो भी वहाँ पे रगड़ा से हो जाएगा क्योंकि बहुत वीक भी लोग थे। मगर इतना है अपने डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में ध्यान रखिए कि अपने रोज़मर्रा की चीज़ें सिस्टमेटिकली करें। वहाँ पे कोई आपका ऑफिसर का टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि लीडरशिप कोई जंग के मैदान में दिखाई जा सकती है। लीडरशिप बहुत जगह दिखाई जा सकती है। आप डेली लाइफ करिकुलम एक्टिविटीज़ करोगे तो अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कितना अपने आप को डेडिकेटली अपना चीज़ें को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, कितना ऑर्गेनाइज वे में अपने चीज़ों को ध्यान कर रहे हो। आप हर चीज़ में टेस्ट ऐसे ही होता है। अगर आप एक सपोज करो एसएसबी में आपको एक लेक्चरेट का टेस्ट है, लेक्चरेट देना होता है, ऑन द स्पॉट आपको लेक्चरेट होता है। मगर वो बंदा आपकी नॉलेज का टेस्ट तो देख रहा है क्योंकि आप रैंडमली आप देख रहे हो, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा और जाके कोई भी कुछ ना कुछ रैंडमली दे सकता है। मगर वो ये नहीं देख रहा है, वो पहले आप देखेगा कि आपका इंट्रोडक्शन पहले हो रहा है, फिर आप बैकग्राउंड बोल रहे हो, फिर उसका फ्रंट ग्राउंड बोल रहे हो, फिर उसके डिटेल में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप। और उन चीज़ों को हर तरीके से सिस्टमेटिकली आप उसको लेक्चरेट को प्रेजेंट कर रहे हो।
ना कि आप रैंडमली आप बोल रहे हो कि स्टार्ट कहीं से कर रहे हो एंड कहीं से कर रहे हो। स्टार्ट आप हिस्ट्री से नहीं करके आप कहीं से फ्यूचर से कर रहे हो, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन आपका, फिर जो मेरे को साइकोलॉजिस्ट साहब ने सिखाया, मेरे को खुद को नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसकी बॉडी बोलोगे, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, फिर धीरे 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 करके उसका आपका व्यू बताओगे, अपना फ्यूचर प्लान, फ्यूचर इसका स्कोप क्या है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो या कोई ऐसा जनरल टॉपिक पे हो, तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करोगे। तो आप कितने सिस्टमेटिकली अपने थॉट्स को प्रोसेस करके प्रेजेंट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान होगा। उस साइकोलॉजिस्ट का वो इंटेंशन है कि वो आपको नॉलेज का तो हल्का फुल्का टेस्ट है, पर आप उसको कितने माइंडफुली उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो उसका भी ज़्यादा है, वही चीज़ का उसका पॉइंट्स है। वैसे हर टेस्ट में हर चीज़ को इसी तरीके से आपको असेस किया जाता है, हर टेस्ट ऐसी है। SSB कम्प्लीटली GTO आउटडोर वगैरह सब कुछ आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कितना आप एक GTO के बारे में आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा हमारे सर बोलते थे 3 ही पॉइंट है ब्रॉडली GTO के लिए, 3 ही है, हर टेस्ट में 3 ही है। इंटेलिजेंट आइडिया, इंटेलिजेंट वर्क सेंस एंड गुड कंडक्ट। इन 3 बिंदुओं के ऊपर पूरा GTO बेस है। इंटेलिजेंट आइडिया, जो आपका इंटेलिजेंट आइडिया होगा उस बल्ली को, पट्टे को और अपने रस्सी से कैसे बांधते हो, इंटेलिजेंट आइडिया। इंटेलिजेंट वर्क सेंस, अगर आप पट्टे को थोड़ा भी इधर उधर करोगे या प्रॉपरली उसको सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं करोगे, स्ट्रेस में रहते हुए अपने टीम को लेके नहीं करोगे, तो आप कितना भी इंटेलिजेंट आइडिया हो, अगर वो वर्क सेंस पे अप्लाई नहीं हुआ तो आपका वो आइडिया काम नहीं करेगा, तो वर्क सेंस हो गया। और कंडक्ट ये होगा आपके टीम का कंडक्ट, आप कैसे टीम को मोटिवेट कर रहे हो, आप ये टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है डिफिकल्ट सिचुएशन में, आप उसको मोटिवेट करके कम ऑन गाइस वी आर रनिंग विद टाइम, हाउ वी कैन डू, लेट्स डू इट, इस तरीके के वर्ड आप इन्फ्लुएंस करोगे, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। और कई बार होते हैं बंदे जो कर तो देते हैं, खड़े इंटेलिजेंटली कर लेते हैं, आप करा देते हो, पर वो खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं, बस इन शक्ल देखने लगते हैं एक दूसरे की। मगर आप उनको को पूरी टीम जाएगा तभी आपका टास्क कंप्लीट होगा, तो पूरी टीम को उस आउटलाइन, आउट ऑफ बाउंड एरिया से आउटलाइन के तरफ लेके जाना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट होता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को छोटी चीज़ों में असेसमेंट किया जाता है। चलो अश्विन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को 100% मालूम है कि बहुत बच्चे आपसे इंस्पायर हुए होंगे, और आपके करियर के लिए भी ऑल द बेस्ट। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप रिकमेंड हो तो आप मेरिट इन हो जाओ, और जल्दी से स्टार्स लगाओ और ऑफिसर बनो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।